वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल की सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग क्या है कि इसको ज्योमेट्रिकली समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। और इसी का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसी को हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं क्या? उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन में हमको बेसिकली जो सीखना है यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड पर वो सीखना है फाइंड एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। न्यूमेरिकल बाद में, सबसे पहले ज्योमेट्रिकली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करो यहाँ पर ये हमारे पास कर्व है, जो ये कर्व आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है y = 2fx। इसको हमने बाउंड किया हुआ है x = a to x = b के बीच में। अब हमको क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। एरिया कौन सा जनरेट करना है? ये जो आप इतना रीजन देख रहे हैं, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि एरिया निकालने के लिए जो सबसे आसान और सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है वो सिंपल एक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि बनता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी जब भी हम एरिया की बात करते हैं एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो L इनटू B की हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। हालांकि स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये असल में रेक्टेंगुलर शेप पर है ही नहीं, तो फिर क्या हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर किसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप पर ले हैं तो फिर बात बन जाएगी। तो हमने क्या किया कि एक जो ये रेड कलर की आपको लाइन देखने को मिल रही है, एक रेड कलर की लाइन ट्रेस किया। अब देखो, अगर रेड कलर की इस लाइन को ट्रेस करते हैं तो हमारे पास ये देखो ब्लू कलर से जो मैंने अभी शेडेड दिया हुआ है, ये कुछ एक्स्ट्रा रीजन जनरेट हो जाएगा, जो कि असल में हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। एक दूसरा केस हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हम यहाँ से इस कॉर्नर से एक लाइन ट्रेस कर दें तो हमारे पास कुछ ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये होगी कि हमारे पास से ये इतना रीजन मिसिंग है और साथ ही साथ ये भी इतना रीजन मिसिंग है, तो यहां से हमारे सामने दोनों ही चीजों में समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि इसको रीमान हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीमान। रीमान एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी को बताया कि किस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। रीमान, RIEMANN, रीमान इंटीग्रल समझने का प्रयास करेंगे। रीमान इंटीग्रल को ही डिस्कस कर रहे हैं। रीमान ने क्या किया? रीमान ने बोला कि अगर हम किसी भी तरीके से रीजन के बीच में एक स्ट्रिप डाल दें, हालांकि x = a से x = b, यही डायग्राम यहाँ पर ट्रेस करके बताया कि x = a से x = b है। अभी हमारे पास क्या था कि अगर नीचे हम एरिया ये रेक्टेंगल ट्रेस करते हैं तो ये सब पूरा जो है, ये जो भी आप देख रहे हैं ब्लैंक कलर का, ये पूरा जो है ये हमारे पास एरर क्रिएट हो रहा है। मतलब ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए लेकिन इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो रीमान ने क्या किया? बीच में एक स्ट्रिप डाल दिया। मान लेते हैं ये x = c की एक स्ट्रिप डाला, तो अब क्या होगा कि ये रीजन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक रेक्टेंगल तो देखो ये पूरा ट्रेस हो गया है, साथ ही साथ जो अभी ये पूरा हिस्सा मिसिंग था उसमें ये हिस्सा भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड हो गया है। तो रीमान के दिमाग में ये बात आती है कि हमने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे हम पार्टीशंस बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास एरिया जो एरर था वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये होगा सॉरी, कि जितने ज्यादा पार्टीशंस हमारे पास होंगे हमारे पास जो एरिया होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब एक चीज हमने और भी नोटिस की कि जब अभी हम सीधे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे थे तो जो हमारे पास ये ब्रेथ आ रही थी वो लगभग इतनी आ रही थी, ये पूरा का पूरा। अगर हमने इसमें एक स्ट्रिप और डाल दिया तो जो ब्रेथ है वो कुछ कम हो गई है, इसकी अलग और इसकी अलग। तो एक चीज तो ये क्लियर होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाते चले जाएंगे तो स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो हमारे पास, जो ब्रेथ होगा वो हमारे पास क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इसी रीजन को हमने ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ट्रेस करके दिखाया। इसके अंदर हमने x = a to x = b के बीच में हमने क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स को इन्वॉल्व करा दिया है। स्ट्रिप्स इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व करा दी है, इतनी ज्यादा इन्वॉल्व करा दी है कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से डेंस दिख रहा है। मतलब जो एक स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रिप यूं समझो कि एक बाल के बराबर महीन होगी। इसका मतलब ये होगा कि उसके पास लेंथ तो होगा परंतु जो ब्रेथ है वो नेग्लिजिबल होगा। इसी में ये जितनी स्ट्रिप्स पड़ी हुई है, केवल एक स्ट्रिप को अलग काट करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन। ये देखो एरिया है जिसमें आपको एक स्ट्रिप देखने को मिल रही है, ये स्ट्रिप रेड कलर की आपको देखने को मिल रही है जिसके पास लेंथ तो है लेकिन जो ब्रेथ है वो लगभग नेग्लिजिबल है। जो ब्रेथ है वो कैसा है? वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कपड़ा खाएं, चलो बना लेंगे। यहां से देखते हैं कि क्या हो सकता है। एरिया निकालने के लिए अभी आपको ये पूरा केस समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एक स्ट्रिप देखने को मिल रही है। इसी स्ट्रिप से हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। बढ़िया, इसी स्ट्रिप को देखते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो अब वहां से वो केस पिक कर रहे हैं। अगर हमें एरिया निकालना है तो इस स्ट्रिप को अगर हम देखते हैं तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास y है, क्योंकि y आपको लेंथ उसमें देखने को मिल रही है, जबकि जो ब्रेथ है वो डेल्टा x। मतलब नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, मतलब लगभग नेग्लिजिबल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। तो डेल्टा x, डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, मतलब अगर हम डेल्टा a जनरेट करते हैं तो डेल्टा a जनरेट करने पर हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर लंबाई जो होगी वो y हो जाएगी और चौड़ाई जो होगी वो डेल्टा x हो जाएगी। अब ये तो एक स्ट्रिप का एरिया हमने निकाल लिया है। अगर इस डायग्राम को हम यहां पर देखते हैं तो इस तरीके कितने स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं? इनफाइनाइट स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। किनके बीच में? x = a to x = b के बीच में। तो बच्चा हमने क्या किया, जब हमने यहां पर समेशन को रन कराया, समेशन ऑफ डेल्टा a, बल्कि समेशन ही बाद में इंटीग्रेशन में तब्दील होता है, यहां पर तुमको हम सीधे इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं प्रूफ करा रहे हैं। हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सीधे इंटीग्रेशन रन कराया तो डेल्टा a = यहां से y डेल्टा x
कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b तक, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b तक, यहां से x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b तक। याद रखना कि यहां पर डेल्टा a के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल्टा a मतलब dA, आप इसे समझें। अगर यहां पर dA के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां पर x की लिमिट चल नहीं पाएगी, तो यहां से सिंपली आपको a मिल जाता है, जबकि यहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x की लिमिट चल जाएगी, तो x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b और साथ में y dx। यहां से अभी आपको पता चल रहा है ये कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास वेल मेंटेन हो चुका है, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। यहां पर ये जो x आ रहा है ये बता रहा है कि इसी x की लिमिट यहां पर रन होगी, ये x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, y जो होगा ये हमारे पास जो भी फंक्शन दिया जा रहा है वो होगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला कहां से आई आपको समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे कि बात जो है हमको जरा ज्यादा समझ आएगी। हालांकि टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीजों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जो प्रीरिक्विजिट नॉलेज होगा, प्रीरिक्विजिट नॉलेज में तुमको प्रॉपर चैनल पर पता होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए कॉनिक सेक्शन का, क्योंकि हमारे पास कॉनिक सेक्शन का ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल होगा। कॉनिक सेक्शन, अब कॉनिक सेक्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो कॉनिक सेक्शन में हमारे पास कुल मिलाकर के 5 हिस्से देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आने लगेगा। कॉनिक सेक्शन में 5 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। कॉनिक सेक्शन में आपको देखने को मिलता है स्ट्रेट लाइन, फिर आपको देखने को मिलता है सर्किल, फिर आपको देखने को मिलता है पैराबोला, फिर आपको देखने को मिलता है इलिप्स, फिर आपको देखने को मिलता है हाइपरबोला। हालांकि हमारे पास इन्हीं 5 का ज्यादा काम रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा काम स्ट्रेट लाइन का, फिर उसके बाद में सर्किल का और फिर उसके बाद में पैराबोला का। अभी तो ये सिंगल रीजन से बाउंड है, जब डुअल कर्व से बाउंड होगा तो फिर वहां से आपको पता चलेगा कि इसमें पैराबोला का ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है। फिलहाल कॉनिक सेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल का। किसका नॉलेज होना चाहिए? डेफिनेट इंटीग्रल। किसका नॉलेज होना चाहिए? डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन की चर्चा कर लेते हैं। जब इंटीग्रेशन की चर्चा करते हैं तो यहां से 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक होता है इनडेफिनेट, और एक आ जाता है डेफिनेट। देखो बच्चा, यहां से डेफिनेट का इस्तेमाल तो केवल लिमिट के लिए होगा, केवल लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए होगा, जबकि इनडेफिनेट का जो इस्तेमाल होगा वो इनडेफिनेट का इस्तेमाल असल में जाएगा फॉर्मुलाज के लिए। तो जितने भी यहाँ पर फॉर्मुलाज आपने सीख रखे हैं ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए, तभी बात बन पाएगी। एक छोटा सा केस पिक करेंगे जिससे कि बात जरा आपको ज्यादा समझ आने लगेगी। एक हम सर्किल का ही केस ले लेते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए। एक सर्किल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना जा रहा है? ए जा रहा है। ये हमारे पास रहा एक सर्किल। अब यहां से हमें कुछ चीजों की और भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रीरिक्विजिट नॉलेज में ही इसको रखेंगे और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिमेट्री की। किसकी? सिमेट्री की। हालांकि सिमेट्री जो टॉपिक है, सिमेट्री में कई टाइप की सिमेट्री जनरेट होती है, लेकिन बेसिकली हमको जो डिस्कस करना है वो सिमेट्री केवल 2 टाइप की डिस्कस करना है, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। अगर आप सिमेट्री को जानना चाहते हैं कि सिमेट्री क्या है और क्या नहीं है, तो इसके लिए ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्राफ थ्योरी के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एक सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस और सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, वहां पर इनकी चर्चा की गई है। हालांकि अपने पास सिमेट्री का काम होगा। अब सिमेट्री यहाँ पर है क्या, इसको जरा समझ लेते हैं। सिमेट्री को बाद में समझेंगे और इसके पहले हम लोग समझेंगे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का, क्योंकि इसका हमारे पास काम रहेगा। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ये सब प्रीरिक्विजिट नॉलेज में चल रहा है। सब चीजों का अगर नॉलेज है तो तुम चीजों को मतलब इस टॉपिक को आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। देखो, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस करा करके दूसरी जगह पर भेज देना। इसी को हम क्या नाम बोलते हैं? इसी को हम नाम देते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि अभी उसकी पोजीशन ये रही और इसको हम यहां पर नहीं बल्कि यहां पर हमने डिस्प्लेस करा दिया है, तो ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, जो भी ऑरिजिन पर होता है वो वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। तो बच्चा यह जो नेक्स्ट पोजीशन अभी आपको मिली है इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। एरिया का यहाँ पर क्या रोल है जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एरिया मतलब कितना रीजन वो कवर कर रहा है। एरिया मतलब क्या? कितना रीजन कवर कर रहा है। तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने इस डब्बी को यहां पर रखा तो अब बेसिकली हमको ये पता चल रहा है कि ये जो डब्बी है ये असल में इतना रीजन कवर कर लेगी इस बोर्ड पर, और ये जितना रीजन कवर करेगी इसी को हम बोल रहे हैं क्या? एरिया। अब देखो, मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है लगभग सर्कुलर शेप पर है, तो हमने मान लिया कि 4 पाई है। पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है 2 रख दिया तो 4 पाई आ गया। अब देखो बच्चा, चक्कर क्या है कि यहाँ पर अगर हम डब्बी को रख रहे हैं और अगर ये कितना रीजन कवर कर रहा है? 4 पाई कवर कर रहा है, तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 पाई कवर करेगा, यहाँ रखेंगे यहाँ पर भी 4 पाई कवर करेगा। इसी को बोलते हैं क्या? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कोई रोल नहीं होता है। कहां पर रोल नहीं होता है? यहां पर एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कोई रोल नहीं होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 5 स्क्वायर यूनिट एरिया कवर कर रहा है तो उसको कहीं पर भी लेकर के जाओगे तो 5 स्क्वायर यूनिट ही एरिया कवर करेगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप पर ये एक
क्या है, बॉक्स है। अगर इसको हमने इस बोर्ड पर रखा तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, मान लेते हैं कि 2 गुणे 3 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है तो यहाँ पर भी 6 कवर करेगा, तो यहाँ पर भी 6 कवर करेगा। कुल मिलाकर के शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कोई रोल मैटर नहीं करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, एरिया के अंदर। चलिए जरा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि इसके कई पहलू हैं, सबसे पहले जो अभी पढ़ाया है उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद में फिर इसके अन्य पहलुओं को भी देखते हैं। अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल के अंदर हमें पता चल रहा है कि इसमें सिमेट्री अबाउट दी एक्स एक्सिस भी है, सिमेट्री अबाउट दी वाई एक्सिस भी है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री अबाउट दी एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिप को इसमें ट्रेस कर देंगे। स्ट्रिप को ट्रेस करना देखो बहुत जरूरी होता है। ऐसा कोई भी आपको बुक नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्ट्रिप ना देखने को मिले। अब सवाल उठता है कि सर आखिरकार स्ट्रिप का काम क्या होता है। हालांकि अभी तुमको यहाँ से हम जवाब देकर के आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। कभी घर में लौकी छीलना या फिर खीरा उसको छीलना, जब आप उसका छिक्कल देखते हैं तो छिक्कल में आपको पता चलेगा कि छिक्कल एंड पॉइंट्स पर कैसा होगा, बहुत पतला होगा, लेकिन बीच में उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है। तो इससे आपको बेसिकली ये पता चलता है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालेंगे तो एरिया में कुछ एरर के चांसेस हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको बहुत स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि एरिया निकालने का हमारे पास और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल रीमान को समझेंगे। इसके आगे के मेथड जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर सीखने को मिलेंगे। सर्किल को अगर ध्यान से देखें तो सर्किल को देखने से ये पता चल रहा है कि जितना रीजन एक होगा, जितना रीजन ये होगा, ये एक हिस्सा, उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये। बिल्कुल पिज्जा समझ लो, ये क्या रखा हुआ है, पिज्जा रखा हुआ है। ये ऑरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हमको पूरे सर्किल का एरिया निकालना है और हमने ये मान लिया है कि इस सर्किल का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जो जा रही है वो कितनी जा रही है, वो ए जा रही है। रेडियस कितनी जा रही है, ए जा रही है। यहां से हमको ये पता चलता है। चलो ठीक है, बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहां से क्या किया, एरिया के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जहां पर हम एरिया जनरेट करेंगे, एरिया ओ ए बी ओ। क्या जनरेट करेंगे, एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। अगर ये एरिया हमको जनरेट करना है तो हमको स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट, स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट तुमको ये बताएगा कि लिमिट किसके लेनी है। अगर स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, लिमिट किसके लेंगे, एक्स एक्सिस की। और अगर स्ट्रिप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो लिमिट किसकी आएगी, वाई एक्सिस की आएगी। यानी स्ट्रिप किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा उसी की हम लोग क्या करते हैं, उसी की हम लोग लिमिट अडॉप्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम पॉइंट ए को देखें तो वैल्यू ही नहीं पता है, लेकिन आप जानते हैं ऑरिजिन से लेकर के और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, रेडियस। तो रेडियस अगर ये ए है तो फिर ये भी ए है, तो ये बन जाता है a, 0। ये क्या बन जाता है, a, 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑरिजिन तो यहाँ पर 0, 0 भैया, ये x ये y और इसमें ये x ये y। अब क्योंकि स्ट्रिप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि हमको लिमिट किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू a, साथ में y dx। आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल है, जो नीचे होता है उसको लोअर लिमिट, जो ऊपर है उसको अपर लिमिट। y की वैल्यू कहां से पता चलेगी, y की वैल्यू दूसरे एंड पॉइंट से पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर ज्ञान वाली बात देखें तो ज्ञान वाली बात हमको ये पता चली कि जो हम स्ट्रिप ट्रेस करते हैं उस स्ट्रिप की ट्रेसिंग से स्ट्रिप के 2 एंड पॉइंट्स होंगे। एक एंड पॉइंट तुमको ये बताएगा, एक एंड पॉइंट तुमको ये बताएगा कि ये किस पर परपेंडिकुलर है। जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा उस एक्सिस का लिमिट अडॉप्ट किया जाएगा, और दूसरा एंड पॉइंट जिस कर्व को टच करेगा उस कर्व से y की इक्वेशन जनरेट करोगे। ठीक, यहां से देखते हैं स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट, स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट x एक्सिस पर था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको वैल्यू जो लिमिट अप्लाई करना है वो x की अप्लाई करना है, जबकि दूसरा एंड पॉइंट देखो इस कर्व को टच कर रहा है और इस कर्व का जो इक्वेशन है वो ये है। यानी यहां से अगर हम जनरेट करें, यहां से अगर हम जनरेट करें y की वैल्यू तो y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अगर हम यहां से स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बच्चा यहां पर प्लस माइनस वैल्यूज जनरेट होंगी, लेकिन यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं जरा, हमने यहां से क्या किया, 0 टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हमने क्या कर दिया, इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। इस पर अभी क्या लिमिट अप्लाई करोगे, पहले फॉर्मुला लगाओ। फॉर्मुला अभी मैंने कहा कि यहां पर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल के सारे फॉर्मुला याद होने चाहिए। यहां से बनता है 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट आया। आप जानते हैं प्लस से डेफिनेट इंटीग्रल में इस्तेमाल नहीं होता है। 1/2 ये हमारे पास बन जाता है, एक बार अपर लिमिट a और फिर यहां से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a। ये तो हमारे पास आ जाता है अपर लिमिट। फिर आता है माइनस का लोअर लिमिट, जब यहाँ पर 0 आ जाता है तो a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन a। हालांकि आप इसे सीधे भी कर सकते थे अगर आपके पास हाई स्पीड कैलकुलेशन है तो। यहाँ से बन जाता है 1/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 बदल जाएगा, क्वांटिटी खत्म हो गई। बच जाता है a स्क्वायर साइन इनवर्स 1। यहाँ पर इस 0 की वजह से क्वांटिटी 0 और इस 0 की वजह से क्वांटिटी 0, तो ओवरऑल बचता है a स्क्वायर और यहां से साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a स्क्वायर पाई बाई 4,
ये हमारे पास आ रहा है। ये किसका एरिया जनरेट किया हुआ है? ये हमने जनरेट किया है एरिया OABO। क्या जनरेट किया है? एरिया OABO। अब हमको क्या चाहिए? हमको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, पूरा फुल एरिया चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हम जनरेट करेंगे, यानी रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 इंटू एरिया OABO। क्या कहा? एरिया OABO। तो यहां से जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है 4 इंटू एरिया OABO। अभी हमने निकाला है पाई ए स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो अभी जो बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कभी उसका डेरिवेशन नहीं दिया गया। वो आज मैंने ड्राइव करके दिखाया कि जो बचपन में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना पूरा एल्गो जो है आपको समझ आ गया होगा। इसमें प्रीरेक्विजिट नॉलेज में बच्चा एक पॉइंट और ऐड कर लेना, और इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत मतलब बहुत हल्का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल होगा। ये सब पूरा प्रेडिक्ट नॉलेज की हमें जरूरत रहेगी। इसमें एक दूसरा केस जो बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये जो रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर के फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, तब क्या होगा? अगर थर्ड में जाता है या फोर्थ में जाता है तो आपको खूब बात समझ आती है। अगर थर्ड में जाता है या फोर्थ में जाता है तो खूब बात समझ आती है कि जो स्ट्रिप होगी वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर चली जाएगी, और इस सिचुएशन में वाई कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम जब भी एरिया जनरेट करते हैं तो याद रखना कि हम हमेशा मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडुलस हमको ये बता रहा होता है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आते हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव लिया। क्यों पॉजिटिव लिया? क्योंकि स्ट्रिप हमारी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, पॉजिटिव पार्ट पर है, इसलिए हमने अडॉप्ट किया। जबकि अगर मान लेते हैं यही हम अगर फोर्थ रीजन जनरेट कर रहे होते तब इसमें क्या होता? तब सिंपली हमें क्या करना होता? वाई को नेगेटिव ले लेना होता। हालांकि कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये कैसा रहेगा? मॉडुलस के अंदर रहेगा। तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव आ भी रहा होता है तो उसको हमें पॉजिटिव कर देना होता है। तो यहाँ से भी आपको समझ आ रहा है। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप मुझे बताएंगे कि किन किन ऑब्जेक्ट्स का एरिया जीरो निकलता है। क्या होमवर्क है? किन किन ऑब्जेक्ट्स का एरिया जीरो निकलता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।